हेलो बच्चों, आज हम करेंगे व्याकरण का पाठ विराम चिन्ह। बच्चों, आपको पता है विराम का अर्थ होता है रुकना और चिन्ह का मतलब होता है निशान। अपनी बात को हम पूरी तरह से स्पष्ट करने के लिए लिखते समय जब हम रुकते हैं और रुकने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं तो इन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। कहने का मतलब है कि हम लगातार नहीं बोल सकते। बात करते समय, लिखते समय बीच बीच में हमें थोड़ा रुकना पड़ता है और कई बार अपनी बात स्पष्ट करने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है, तो उनको हम क्या कहेंगे? विराम चिन्ह। इस विराम चिन्ह की महत्ता या इसका क्या महत्व है, आपको एक उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। तो बच्चों देखो, पहला उदाहरण देखिए, रोको। उसके बाद एक आपको चिन्ह लगा हुआ है, यानी विराम चिन्ह लगा हुआ है, यह है अल्प विराम। उसके बाद है मत जाने दो। इसका मतलब हुआ रोक लो, उनको जाने मत दो। आगे है नेक्स्ट लाइन है रोको मत। इसमें मत के बाद लगा हुआ है अल्प विराम जाने दो। इस लाइन का अर्थ हुआ कि उसको रोको मत, चले जाने दो। यानी एक अल्प विराम के कारण दोनों वाक्य अलग अलग अर्थ वाले बन गए। ठीक है, तो बच्चों आपको अब शायद मैं इसकी विराम चिन्ह की उपयोग, इनकी महत्ता का महत्व मतलब समझ में आ गया होगा कि विराम चिन्ह गलत लगाने से वाक्य के अर्थ में अंतर आ जाता है। इसलिए विराम चिन्ह का प्रयोग ध्यानपूर्वक करना चाहिए। तो बच्चों अब करते हैं हम हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्ह। हिंदी भाषा में मुख्य रूप से लगभग 12 विराम चिन्ह प्रयोग होते हैं। सबसे पहले पूर्ण विराम, अर्ध विराम, फिर अल्प विराम, फिर योजक चिन्ह, फिर निर्देशक चिन्ह, फिर विवरण चिन्ह। ये जो योजक है थोड़ा सा छोटा होता है और निर्देशक थोड़ा सा लंबा होता है। विवरण चिन्ह यानी हमने जब किसी का विवरण हो, उसके बाद विस्मयादिबोधक, उसके बाद प्रश्नवाचक, फिर उद्धरण चिन्ह। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक डबल वाला और एक सिंगल वाला। उसके बाद कोष्ठक, ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक बड़ी ब्रैकेट जिसको बोलते हैं और एक गोल वाली ब्रैकेट। नेक्स्ट है संक्षेप सूचक यानी लाघव चिन्ह भी इसको बोलते हैं। और लास्ट है हंस पद या त्रुटि सूचक चिन्ह भी इसको कहते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम पढ़ेंगे पूर्ण विराम। बच्चों, वाक्य के पूर्ण होने पर, अर्थात जब कोई वाक्य पूरा हो जाता है, यानी एक भाव, एक विचार जब हमारा पूरा हो जाता है, तब हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। वाक्य चाहे छोटा हो, बड़ा हो, पूर्ण विराम वाक्य के अंत में ही आता है। जैसे मेरे विद्यालय का पुस्तकालय बहुत बड़ा है के बाद एक हमने डंडा सा लगाया है, उसी को कहते हैं पूर्ण विराम। अमन खेल रहा है के बाद लगा है पूर्ण विराम। नेक्स्ट है बच्चों अर्धविराम। अर्धविराम एक बिंदी के नीचे थोड़ा सा कोमा होता है, इसको हम बोलते हैं अर्धविराम। पूर्ण विराम और अल्प विराम के मध्य का चिन्ह होता है अर्धविराम। यानी इसमें पूर्ण विराम से कम समय तथा अल्प विराम से अधिक समय रुकना पड़ता है। जैसे रात बीती, सवेरा हुआ, चिड़ियाँ चहचहाने लगी। यानी थोड़ी देर हर एक अक्षर के बाद ये नहीं लगता, या तो ये वाक्य के अर्ध में लगता है या आधे वाक्य में लगता है, या अल्प विराम से थोड़ी देर जहाँ ज़्यादा रुकना पड़ता है वहाँ अर्ध विराम का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है अल्प विराम। जहाँ हमें बिल्कुल थोड़ा सा रुकना पड़े तो वहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग वाक्य में लगभग ऐसी जगह होता है जहाँ कई शब्द लगातार आ रहे हों, अथवा बिल्कुल थोड़े से समय के लिए रुकना होता है। जैसे
मैं कहानी, उपन्यास, नाटक और एकांकी सभी कुछ पढ़ता हूँ। मैंने सेब, अमरूद, चीकू, केले आदि खरीदे। यानी इनके बीच में एक जैसे फ्रूट के नाम है ना सारे, तो इनके बीच में हम क्या लगाएंगे? अल्प विराम। नेक्स्ट है योजक चिन्ह। बच्चों, जब दो या दो से अधिक समान अर्थ वाले विपरीतार्थक पुनरावृत्ति वाले शब्दों को मिलाना हो तब योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। यानी जब दो विलोम उल्टे शब्द यानी माता और पिता, बाप और बेटा, तो इनके बीच में हम क्या प्रयोग करते हैं? योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है निर्देशक चिन्ह। ये योजक चिन्ह से हल्का सा बड़ा होता है। इस चिन्ह का प्रयोग विवरण देने में अथवा विवरण प्रस्तुत करने के समय होता है। जैसे के बाद लगा है निर्देशक चिन्ह। इस पत्रिका में सभी विद्याओं का यानी साहित्य, कविता, कहानी, निबंध आदि प्रकाशित होता है। तो बच्चों, ये जैसे के बाद जो चिन्ह लगा है वो है निर्देशक चिन्ह। यानी जब हमें एक हेडिंग देकर आगे कुछ डिटेल लिखनी हो तब इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है विवरण सूचक चिन्ह। ये दो प्रकार के होते हैं। कई बार हम दो बिंदियों का प्रयोग कर लेते हैं और कई बार दो बिंदियों के बाद थोड़ा सा हाइफन सा यानी डंडी सी लगा लेते हैं, तो इसको कहेंगे विवरण सूचक चिन्ह। बच्चों, ये किसी बात की व्याख्या करते समय अथवा विवरण देते समय इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। तो बच्चों, हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं के बाद जो चिन्ह लगा है वो है विवरण सूचक चिन्ह। नेक्स्ट है विस्मयादि बोधक चिन्ह। बच्चों, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग विस्मय के शब्द यानी हैरानी वाले शब्द, व्यंग्य, घृणा, करुणा, हर्ष यानी खुशी के और दुख आदि के भावों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इसका निशान एक पूर्ण विराम के नीचे बिंदी लगा दी जाती है तो विस्मयादि बोधक चिन्ह बन जाता है। जैसे छी छी, अरे, शाबाश, इन शब्दों के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखो, वह कितना मूर्ख है के बाद विस्मयादि चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तुम बड़े भारी विद्वान हो, इसके बाद विस्मयादि चिन्ह का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक चिन्ह। बच्चों, जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्नवाचक चिन्ह वाक्य के अंत में लगता है। जैसे क्या तुम दिल्ली जाओगे, तो पूर्ण विराम की जगह अगर हम प्रश्न पूछें तो क्या लगेगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। उसके बाद है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह भी दो प्रकार के होते हैं, एक दोहरा यानी डबल जो लगती हैं और एक इकहरा यानी सिंगल जो लगता है। तो सबसे पहले हम करेंगे डबल वाला दोहरा। जहाँ किसी पुस्तक से कोई वाक्य, अवतरण या किसी व्यक्ति का कथन बिना किसी परिवर्तन के उद्धृत किया जाता है, वहाँ दोहरे उद्धरण का चिन्ह प्रयोग किया जाता है। यानी जब हम किसी महान व्यक्ति की या किसी अन्य व्यक्ति की या किसी पुस्तक से कोई वाक्य एज इट इज़ यानी ज्यों का त्यों हम सुनाते हैं या लिखते हैं, तब वहाँ दोहरा उद्धरण चिन्ह प्रयोग होता है। जैसे तुम, सुभाष ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये एक सुभाष चंद्र बोस का वाक्य है, इसलिए ये डबल यानी दोहरे उद्धरण चिन्ह के अंदर लिखा गया है। नेक्स्ट है सिंगल वाला उद्धरण चिन्ह यानी इकहरा उद्धरण चिन्ह। इसमें क्या होता है? किसी विशेष व्यक्ति, पुस्तक, लेख का शीर्षक या किसी लेखक, कवि का उपनाम, इसको सिंगल वाले यानी एक इकहरे उद्धरण चिन्ह में रखा जाता है। जैसे ये हरिवंश राय बच्चन जी का नाम है, तो ये क्या लिखा गया है? सिंगल वाले में लिखा जाता है। ये यहाँ डबल का दिखाया गया है, परंतु ये सिंगल वाले में लिखा जाता है। चंदा मामा बच्चों की पत्रिका है, ये चंदा मामा सिंगल में आएगा, ये गलती से डबल छपा हुआ है। नेक्स्ट है कोष्टक चिन्ह।
जब वाक्य से अलग रखते हुए किसी शब्द या भाव की व्याख्या की जाती है तो उस अंश को कोष्ठक में लिखा जाता है, यानी निराला। देखो, निराला लिख के तो ब्रैकेट में, यानी ब्रैकेट में जब हम लिखते हैं, यानी किसकी बात हो रही है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। जूही की कली, यानी ये जूही की कली को ब्रैकेट में लिखा गया, इसमें लिखा गया है, कोष्ठक ब्रैकेट में लिखे जाएगा ये भी। तो उच्चारण यानी ब्रैकेट में लिखा गया, बोलना, कोष्ठक चिन्ह, इसको कहते हैं हम कोष्ठक चिन्ह। ठीक है। जब हम किसी का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक में कुछ लिखते हैं तब वो वहाँ कोष्ठक लगता है, यानी कई बार हम उसका मीनिंग, अर्थ स्पष्ट करने के लिए दोबारा लिख देते हैं तो वो हम कोष्ठक लगाना पड़ता है। नेक्स्ट है लाघव चिन्ह। वाक्य में जब पूर्ण शब्द न लिखकर उसके छोटे रूप से काम चलाया जाता है तो उसके बाद हम एक शून्य लगा देते हैं, यानी जीरो सी लगा देते हैं, कई बार बिंदी का भी प्रयोग कर देते हैं, उसको हम लाघव चिन्ह कहते हैं। जैसे ही के बाद लगा है, सा के बाद भी लगा है, और स, हिंदी साहित्य सम्मेलन, कई बार हम डा लिख के आगे ये लाघव चिन्ह लगा देते हैं तो डॉक्टर बन जाता है। नेक्स्ट है हंसपद या त्रुटि सूचक चिन्ह। लिखते समय जब वाक्य में कोई बात छूट जाती है और बाद में याद आती है तो हमें वो लिखनी पड़ती है, परंतु जगह नहीं होती, तो छूटे हुए स्थान पर हंस पद का प्रयोग किया जाता है और अपनी बात लिख दी जाती है। जैसे ज्ञान राशि के संचित कोश नाम साहित्य है, यहाँ का शब्द छूट गया है बच्चों, तो यहाँ ये निशान डाल के हम का लिख सकते हैं, ऊपर या नीचे थोड़ी जगह देखकर। छात्रों को चाहिए डैश, ये हंसपद लगा है, वे खूब मन लगाकर पढ़ें। तो क्या आएगा बच्चों, की, यानी यहाँ हम ये निशान लगाकर, हंसपद लगाकर हम अपना छूटा हुआ अक्षर लिख सकते हैं। तो बच्चों ये थे आपके विराम चिन्ह।